सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था कि व्हाट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन को देखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन को देखने के बाद हमने एक ब्रीफ एनालिसिस किया था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, उस स्टेज एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंपॉर्टेंस क्या थी, वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले उसकी दो इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है, इट हाइलाइट्स एपीएमपी-टीपी रिलेशनशिप। व्हाट इज एपीएमपी-टीपी? एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें क्या बताता है, कौन सी चीज बताती है? स्टेज एनालिसिस। उसकी जब हमने ब्रीफ एनालिसिस की थी वही हमें बताता है। उसी से हमें पता लगेगा कि आखिरकार एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में इनकी जो कर्व्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। और द सेकंड वन इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन। स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन किसे कहते हैं, ये जब हम इसको करेंगे तब हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी कर्व। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी कर्व। तो ये जो डायग्राम है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि ये जो डायग्राम में तीन स्टेजेस होती हैं, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। हमने उसमें देखा था कि स्टेज वन वहां एंड करेगी जहां पे एमपी सबसे पहले नेगेटिव और सॉरी सबसे पहले डिक्रीज करने लगेगा। जहां पे एमपी सबसे पहले डिक्रीज करने लगेगा आफ्टर अचीविंग इट्स पीक, वो स्टेज वन वहां पे खत्म हो जाएगी। और उसके बाद स्टेज टू शुरू हो जाएगी और स्टेज टू खत्म होगी जहां पे एमपी जीरो हो जाएगा। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक एमपी नेगेटिव रहेगा, और एमपी नेगेटिव ही रहता है, तो एमपी जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक नेगेटिव रहेगा उसको हम कहेंगे दैट इज द स्टेज थ्री। तो ये थी स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। लास्ट वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, तो वो करेक्शन आप सबसे पहले सुन लीजिए, फिर हम रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स में भी मेंशन किया उस वीडियो के कि मैंने कहा था कि स्टेज वन इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बट दैट्स नॉट द केस। सारी स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज नहीं है। उसी फेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कह सकते हैं जहां पे एमपी बढ़ रहा है। ठीक है, आफ्टर एमपी अचीव इट्स पीक, आफ्टर एमपी अचीव्स इट्स पीक, उसके बाद एमपी नेगेटिव डिक्रीज करने लग जाएगा, नॉट नेगेटिव, एमपी डिक्रीज करने लग जाएगा। तो जिस फेज तक एमपी इंक्रीज कर रहा था दैट इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये करेक्शन थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ एच पॉइंट ऑफ टाइम तक ही इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगे। और जहां पे एमपी सबसे पहले गिरा उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टेज वन खत्म हो जाएगी। तो ये थी कुछ करेक्शन। अब हम अपने रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो स्टेज वन में क्या, हम इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे कि स्टेज वन में एपी एमपी कैसे एक्ट करते हैं, फिर स्टेज टू में एपी एमपी कर्व कैसे रिएक्ट करती है, और फिर स्टेज थ्री में एपी एमपी में क्या रिलेशनशिप है, इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। तो स्टेज वन में अगर हम देखें तो स्टेज वन में एपी भी इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि एमपी डिक्रीज करने लग जाता है स्टेज वन में, बट एपी इंक्रीज ही करेगा, एपी डिक्रीज नहीं करेगा, एमपी डिक्रीज करने लग जाएगा। तो सबसे पहले दोनों इंक्रीज करेंगे बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एमपी डिक्रीज करने लग जाएगा। तो हाईलाइट क्या है, मेजर हाईलाइट क्या है? स्टेज वन का मेजर हाईलाइट है, आप इसको लिख भी सकते हैं, अभी लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टेज वन का मेजर हाईलाइट है कि आफ्टर जब तक एपी इंक्रीज कर रहा है और जब तक हम स्टेज वन में हैं, एमपी हमेशा एपी से ऊपर रहेगा, हायर रहेगा, ज्यादा होगा। दोबारा, जब तक हम स्टेज वन पे हैं, और यू कैन से कि जब तक एपी इंक्रीज कर रहा है तब तक एमपी एपी से ऊपर रहेगा, इंक्रीज हो ज्यादा होगा, हायर कर्व पे होगा, हायर पीक पे होगा। ठीक है, ये स्टेज वन थी। अब हम स्टेज टू की ओर बढ़ते हैं। स्टेज टू में क्या होगा, एमपी भी डिक्रीज करेगा, एपी भी डिक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व भी डिक्रीज करेगी, एवरेज प्रोडक्ट की कर्व भी डिक्रीज करेगी। बट मेजर हाईलाइट क्या है इसका,
इसकी जो इनसाइट है वो क्या है? इसकी इनसाइट है कि जो ए पी है अब वो एम पी से ज़्यादा रहेगा। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जो एम पी है वो इतना है, और अगर मैं एपी को देखूं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एपी क्या है? एमपी से ज्यादा है। तो स्टेज 2 में एपी हमेशा ज्यादा रहेगा। स्टेज 1 में एमपी ज्यादा रहेगा, स्टेज 2 में एवरेज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। एंड लास्ट स्टेज दैट इज स्टेज 3, एमपी टर्न्स नेगेटिव। एमपी नेगेटिव हो जाएगा बट एपी अभी भी पॉजिटिव रहेगा। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, कि इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। बट एमपी नेगेटिव हो जाएगा स्टेज 3 में। सो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ा। नाउ इट्स टर्न टू हैव अ लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे रिलेशनशिप पर आने से पहले, क्या आपको ये ग्राफ समझ आ रहा है? मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ आ रहे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो को देखिए, तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएंगे। एक बार मैं फिर थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वर्क करता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है? हमारे पास एक फिक्स्ड इनपुट होती है, एक वेरिएबल इनपुट होती है। फिक्स्ड इनपुट पे हम वेरिएबल इनपुट की जो मात्रा है उसको बढ़ाते रहते हैं, इससे हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। फिक्स्ड इनपुट इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि उसको वो फिक्स्ड रहती है, उसको इसलिए फिक्स्ड कहते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड रहती है उसकी क्वांटिटी। वेरिएबल इनपुट को हम जब बढ़ाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। तो इसी के कारण हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। तो जो ये नंबर ऑफ लेबरर्स है, ये हमारी वेरिएबल इनपुट है। ये क्या है? वेरिएबल इनपुट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स्ड इनपुट है वो क्या है? लैंड है। तो लैंड कांस्टेंट रहेगा, उस पे हम नंबर ऑफ लेबरर्स को इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं नंबर ऑफ लेबरर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स वेरिएबल इनपुट को चेंज किया जा रहा है, जिसके कारण टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। उसके रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज लास्ट वीडियो को रेफर कीजिए। तो नाउ हम देखते हैं कि एमपी और टीपी में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को भी हम 3 स्टेजेस में ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? देखो, जब हमने अभी देखा था कि एमपी सबसे पहली स्टेज में इंक्रीज करेगा और फिर वो डिक्रीज करने लग जाएगा। तो जब वो इंक्रीज करेगा और अपनी पीक अचीव कर लेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगा। जो टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगा दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है हमें। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है, कांस्टेंट, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स क्या है, ये भी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज दोबारा लास्ट वीडियो को देखिए। तो जब तक वो एमपी अपना पीक अचीव करेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हम ऊपर जाकर कनेक्ट करें तो टिल पॉइंट ई वी आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी स्टेज 1। उसके बाद जब एमपी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अचीविंग इट्स पीक, जब वो डिक्रीज करेगा तो टीपी तो इंक्रीज करेगा। अभी भी टीपी स्टेज 1 में भी इंक्रीज कर रहा था, अभी भी इंक्रीज करेगा। बट नाउ वी विल गेट डिक्रीजिंग रिटर्न्स। Why? Because MP is decreasing now. Okay, so ये थी स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होगा? एमपी जीरो। जब एमपी जीरो होगा स्टेज 2 खत्म हो जाएगी और एमपी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब एमपी नेगेटिव होगा, अब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना बंद कर देगा। अब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना बंद कर देगा, अब टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लग जाएगा। देखो, जब एमपी जीरो है, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया, टीपी का पीक आ गया। दिस वाज द पीक ऑफ एमपी, नाउ दिस इज द पीक ऑफ टीपी वेयर एमपी टर्न्स जीरो।
जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी भी डिक्रीज करने लग जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टी। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था कि हम ऐसे स्टेजेस को अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंस हैं, दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले कि ये तो एक तो हमें बताता है कि रिलेशनशिप क्या है एपी एमपी और टीपी कर्व में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमें बताता है कि स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन क्या होगा। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है इसे। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज होगी, ये हमें ये स्टेजेस का जो एनालिसिस है ये बताता है। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन क्या होता है। स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन एक ऐसी स्टेज है जहां पे टोटल प्रोडक्ट जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर ने अचीव कर लिया है। अब अगर और पैसे लगाए तो टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरने लग जाएगा। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर, लॉजिकल बंदा ऐसा काम नहीं करेगा कि और पैसे लगाए और टोटल प्रोडक्ट नीचे गिर रहा है। तो उससे पहले पहले हमें प्रोडक्शन बंद करनी होगी और कोई डिसीजन लेना होगा इसको चेंज करने का। ठीक है, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, रैशनल स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन और स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। ऐसी स्टेज जहां पे मैक्सिमम आउटपुट, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे टोटल प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो गया है और अब हमें अब हमें इसको चेंज नहीं करना है। स्टेज को हमने इस स्टेज से आगे नहीं जाना, हमने यहीं तक अपनी प्रोडक्शन करनी है। उसको क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सी स्टेज ऐसी है जिसको हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन कह सकते हैं। तो देखो, जब हम रैशनल डिसीजन के अकॉर्डिंग स्टेजेस को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी ऑल्टरेशन करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो ऑल्टरेशन क्या है इसको बहुत ध्यान से समझना। जब हमने स्टेज वन की बात की थी तो हमने ये कहा था कि स्टेज वन वहां एंड कर जाएगी जहां पे एमपी सबसे पहले कम होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और एपी के इक्वल हो जाएगा। एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, एपी एमपी के जहां इक्वल होगा सबसे पहले डिक्रीज होके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेज वन खत्म हो जाएगी। बट टू सिंप्लीफाई दिस, टू सिंप्लीफाई सीकिंग द स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन, हमने क्या किया, स्टेज वन को थोड़ा पहले खत्म कर दिया। कैसे, जहां पे एमपी ने अपना पीक अचीव किया उस स्टेज के बाद, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेज वन खत्म हो जाएगी। दोबारा जहां पे एमपी सबसे पहले, जहां पे एमपी पीक अचीव कर लेगा अपनी, जहां पे एमपी हाईएस्ट होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेज वन विल एंड। तो यही हमने किया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाली स्टेज को एक सेपरेट स्टेज मान सकें, क्योंकि हमें पता है जहां पे एमपी इंक्रीज करता रहता है जब तक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होते हैं टोटल प्रोडक्ट से। तो हम उस स्टेज को एक सेपरेट करने के लिए स्टेज वन हमने ऐसी बना दी जहां पे एमपी इंक्रीज ही कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स जहां पे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ आता है तो ऐसे ठीक है, अगर आपको वो ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लग रहा है तो वैसे ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन को फाइंड करना। तो स्टेज वन थोड़ी पहले खत्म हो गई तो हम ऐसा कह सकते हैं अब कि स्टेज वन इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज वन में सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। स्टेज वन कहाँ खत्म कर रही है, ई पॉइंट ऑफ टाइम, ई पॉइंट के बाद स्टेज वन खत्म कर जाएगी। तो दिस इज द स्टेज वन टिल पॉइंट टी। उसके बाद स्टेज टू इज जहां पे एमपी डिक्रीज करने लग जाएगा और जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक स्टेज टू चलेगी। स्टेज टू में हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होंगे, स्टेज टू में हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होंगे क्योंकि अब एमपी डिक्रीज कर रहा है। और जब एमपी जीरो होगा स्टेज टू खत्म, और एमपी जब नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा, टीपी भी डिक्रीज करने लग जाएगा। तो दैट इज अ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो अब देखते हैं स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन क्या है, कौन सी होगी। ठीक है, गैस करते हैं। देखो, स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज वन पे अपनी प्रोडक्शन बंद करेगा? स्टेज वन पे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जब तक आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है तो क्या आप बीच में बंद कर दोगे? नहीं। यू वांट कि मैं जितना प्रॉफिट मेरे को गेन मैं कर सकता हूं उतना प्रॉफिट गेन करूं, तो यू विल नेवर स्टॉप एट स्टेज वन। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल।
तो स्टेज वन तो स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। स्टेज वन तो स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन कभी भी नहीं होगी। तो क्या स्टेज थ्री होगी? देखो स्टेज थ्री में हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, टीपी डिक्रीज होने लग गया है, टोटल प्रोडक्ट कम होने लग गया है। तो क्या स्टेज थ्री को मैं रैशनल डिसीजन कह सकता हूँ? नेवर, नो। क्योंकि स्टेज थ्री पे कोई भी जो लॉजिकल प्रोड्यूसर है, कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर है, वो कभी भी स्टेज थ्री में अपनी कंपनी को जाने ही नहीं देगा। क्योंकि स्टेज थ्री में क्या हो रहा है, आप नंबर ऑफ लेबरर्स तो इंक्रीज कर रहे हो, कॉस्ट तो बढ़ रही है, पैसे तो और लगा रहे हो कंपनी में, पैसे तो फर्म में और लग रहे हैं, बट टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है। क्या आप ऐसा चाहोगे? क्या बीइंग अ प्रोड्यूसर आप चाहोगे कि अगर मैं और पैसे लगाऊं और टोटल प्रोडक्ट भी मेरा कम हो रहा है, तो आप स्टेज थ्री में तो कभी एंटर ही नहीं करने दोगे। तो स्टेज थ्री इज ऑल्सो नॉट द स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन। तो स्टेज टू ही बचती है, और स्टेज टू ही हमारी क्या है, स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन है, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्योंकि स्टेज टू में ही हमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और स्टेज टू ही एक ऐसी स्टेज है जिसके एक पॉइंट पे हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, क्योंकि अब टोटल प्रोडक्ट जितना बढ़ सकता था बढ़ गया, टोटल प्रोडक्ट अपना सैचुरेशन अचीव कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट इसके बाद और नहीं बढ़ सकता, चाहे आप और वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज कर दो। सो स्टेज टू इज द स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लास्ट टॉपिक इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। क्या इस लॉ को पोस्टपोन किया जा सकता है? देखो हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा फेज आता है जब नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं, टोटल प्रोडक्ट कम होने लग जाता है। दैट इज वेरी क्लियर। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उस स्टेज को अवॉइड किया जा सके, या उसको थोड़ा लेट किया जा सके? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर तो नहीं चाहेगा कि वो टोटल कॉस्ट भी बढ़ाए और टोटल प्रोडक्ट भी नीचे गिरने लग जाए। तो उसको क्या पोस्टपोन किया जा सकता है? यस, वी कैन डू दैट। देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ा रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब तो इसकी बात हम सेकंड पॉइंट में करेंगे। सबसे पहले देखो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, देखो एक है फिक्स्ड फैक्टर, एक है वेरिएबल फैक्टर। अगर वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ेगा ही, वेरिएबल इनपुट को तो बढ़ाएंगे ही, बट फिक्स्ड फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट एकदम से नहीं कर सकते कि एक जो या वो टाइम इज नॉट अलाउइंग यू कि आप फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा दें। आप एकदम से अपना लैंड नहीं बढ़ा सकते, एकदम से अपनी जो हाई मशीनरी है, जिस जो मेन आपकी प्राइमरी मशीनरी है, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इमीडिएटली। तो जो फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी कुछ एफिशिएंट रेट होगा कि एक टाइम के बाद वो आपको इन आउटपुट देनी बंद कर देगा, क्योंकि अब उसका एफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, अगर एक मशीन पे गैस अज्यूम करो कि 5 बंदे एक मशीन को चलाने के लिए चाहिए, तो अब वो उसका एफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद अगर छठा बंदा भी लगेगा उस मशीन पे, तो वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करने लगेगी। अब वो आपको ज्यादा टोटल प्रोडक्ट नहीं देगी, क्योंकि उसका एफिशिएंट यूज ऑलरेडी हो रहा है। तो इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, अगर उस फिक्स्ड फैक्टर को, जो टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा कर दे कि फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ा दे, वो इतने 5 लेबर लगे होने के बाद एक और जब लेबर लगे, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी उसको एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए टेक्नोलॉजी के कारण, तो शायद हम पोस्टपोन कर सकते हैं इस लॉ को। उसके बाद है फैक्टर्स, इफ फैक्टर्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। देखो फिक्स्ड फैक्टर नहीं बढ़ा सकते, तो अगर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे की जगह काम कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो, तो अब जो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी। तो तब भी हम कह सकते हैं कि इस जो हमारा लॉ है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये 2 केस हैं ऐसे जहां पे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। आई नो थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो एक वीडियो में हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टू फर्दर सपोर्ट।